हेलो फ्रेंड्स, देखिए तो हम लोग मौर्य और मौर्योत्तर काल में पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल तक यहाँ तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर जो करते निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में था कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। की हत्या उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया था। प्रधान सेनापति कौन था? पुष्यमित्र सिद्ध। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या और अंतिम शुंग राजा कौन था? शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की। उसके बाद किसने किया? उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने किया था। किसका? देवभूति के अंतिम शुंग वंश के राजा का। और राज सिंहासन को हथियार ला। उसके बाद कन्नव वंश आया। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। तो ऑप्शन ए में देख लिया। ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में है कि आंध्र ने कन्नव राजवंश को अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन हो जाएगा? ये सही था। क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे कि ये सही है। इसका व्याख्या करता था इसे दिए गए कथनों में से सभी कथन सही हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। शुंग वंश ने करीब 112 वर्ष से 125 ईसा पूर्व से 73 वर्ष पूर्व तक शासन किया। पुनः अंतिम शुंग वंशी 82 शासक देवभूति की हत्या कर उसके ब्राह्मण अमात्य कन्नव वंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंश के 4 शासकों ने करीब कन्नव वंश के कितना शासक? 4 शासक ने करीब 43 वर्ष तक 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व शासन किया। पुनः आंध्र संतवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में अंतिम कन्नव वंशी शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। तो इसने गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पठान को अपनी राजधानी बनाया। इसका शासनकाल इसने गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पठान को अपनी राजधानी बनाया। इसका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व के मध्य था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63। क्या कहता है? मौर्य काल का है। किसका है? मौर्य काल और मौर्योत्तर काल का ये क्या है? वीडियो है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 कहता है आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा हुआ 2006 में क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल के भारत के पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? किसके वक्त में? तब प्राचीन के भारत पर, एंशियंट इंडिया पर, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में तो पहले कौन आया था? ऑप्शन ए में यूनानी शक कुषाण यूनानी कुषाण शक शक यूनानी कुषाण शक कुषाण यूनानी। तो यूनानी शक कुषाण आया था। यूनान लोग आया तो फिर शक आया तो पहलो आया। तो इस शक के बाद पहलो भी आया था, पहलो वंश। उसके बाद कौन आया? तो कुषाण आया। तो इसमें कौन हो जाएगा? यूनानी आया, शक कुषाण आया। ऑप्शन ए में कह रहा है बी में यूनानी कुषाण शक यूनानी कुषाण शक कुषाण यूनानी। तो यूनानी शक कुषाण या और सा और उसके बाद क्या आया? यशक आया, यशक। तो यूनानी आया, फिर शक आया, कुषाण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही काल अनुक्रम कौन हो जाएगा? तो यूनान है, तो शक है, तो कुषाण वंश की स्थापना यूनान शक है। यूनानी आया तो शक आया तो कुषाण आया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है 64 में क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है इसका और व्याख्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 63 का। यूनानी सम्राट डेरियस ने, यूनानी सम्राट कौन था? तो डेरियस ने 1513 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो डेरियस सम्राट, यूनान का शासक कौन था? तो डेरियस था, जिसने कब किया था भारत पर आक्रमण? तो 1513 ईस्वी में। पुनः यूनानी सम्राट सिकंदर महान 326 ईस्वी में। 513 में डेरियस करके किया भारत पर आक्रमण, और 336 में यह यूनानी सम्राट था कौन? सिकंदर महान। सिकंदर को महान कहा जाता है, सिकंदर महान, जो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद सिथियन, इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद सिथियन, इसके बाद सिथियन ने पहली एवं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? सिथियन ने किया था। इसके बाद कुषाणों ने पहली शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद कुषाणों ने, तो पहले यूनानी आया, तो उसके बाद कौन आया? फिर शाक आया, फिर शाक में उसके बाद कौन आया? तो देखो 326 में भारत पर आक्रमण। इसके बाद शाक सिथियन ने पहली बार एवं दूसरी शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद कुषाणों ने पहले शताब्दी पर आक्रमण किया था। तो कुषाण का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस था। कुजुल कटफिसेस क्या था? तो कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 64 में क्वेश्चन है, क्या कहता है? 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, एग्जाम में, कि 64 नंबर 64 नंबर। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके? तो प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में किसके बारे में कह रहा है? श्रेणी के बारे में, श्रेणी संगठन के बारे में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले को बारे में यहाँ दे रहा है। तो इसमें से कौन होगा? किसके बारे में? श्रेणी संगठन के विषय में। ये में कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी की, और ए में दिया हुआ है और अति में ऑप्शन में, कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों की सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो 3 गो दिया हुआ है कथन, 1, 2, 3। इसमें कूट दिया हुआ है कि 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, कि 2 और 3 सही है, कि सभी सही है। तो श्रेणी संगठन के बारे में कौन सही हो जाएगा? तो केवल दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और कथन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनके प्रमुख होता था। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि श्रेणी में ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। तो श्रेणी का करता था? श्रेणी ही वेतन में काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी का किस पर अधिकार होता था? तो न्यायिक सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था श्रेणी का। तीसरा हो गया, तो इसका कौन हो जाएगा? 2 और 3 केवल सही है। इसका व्याख्या कहता है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कथन 2 और 3 सही है। कथन 2 और 3 सही। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में श्रेणी की विशेष भूमिका थी। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। साथ ही श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। प्रत्येक श्रेणियों का एक प्रधान अथवा अध्यक्ष होता था। श्रेणियों का क्या होता था? प्रत्येक श्रेणियों का एक प्रधान अथवा अध्यक्ष होता था तथा श्रेणी को प्रबंधन समिति के सदस्य कार्य निपुण, सत्यनिष्ठा, ज्ञाता योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठा होते थे। किंतु प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं होती थी।
बल्कि इन श्रेणियों को लोकतांत्रिक आधार पर अपना पृथक संगठन होता था तथा प्रशासनिक स्तर पर राज्य उनका प्रमुख होता था। काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों की सुनिश्चित करती थी। इनके अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। श्रेणी व्यापारिक संगठन होते थे। ये श्रेणियाँ विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इन्हें सिक्का मुहरें जारी करने का भी अधिकार था। श्रेणी का सिक्का मुहर जाने का अधिकार किसका भी था? श्रेणी का था। तो श्रेणी के बारे में इसका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था में श्रेणी का क्या था? महत्वपूर्ण भूमिका था। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 जो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कहता है? सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? तो सबसे पहले विकूटन किसने किया था? डिसाइफर किसने किया था? तो इसको कौन हो जाएगा? सम्राट अशोक के राज्यादेशों के सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? ऑप्शन ए में जॉर्ज व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। कौन हो जाएगा इसका? कि विलियम जोन्स होगा। जॉर्ज व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। तो विकूटन डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज व्हीलर किया, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, जेम्स प्रिंसेप सम्राट के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किया था। जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर जेम्स प्रिंसेप ने किया था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की सभी जानकारियों का स्रोत उसके अभिलेख हैं। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की सभी जानकारी कहाँ से मिला है? अभिलेख से है। ये अभिलेख ब्राह्मणी, अरमाई, खरोष्टी, ग्रीक 4 लिपियों में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा और ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से सबको परिचित किया था। किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने उसी को डिसाइफर विकूटन किया, परिचित किया। विशेषज्ञ एवं मुद्रा अक्षर के लिए भी जाने जाते रहे। जेम्स प्रिंसेप प्रसिद्ध पुरातत्वविद था, मानचित्र विशेषज्ञ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। शिलालेख कौन कौन लिपि में? ये ब्राह्मी लिपि में मिला है, अरमाइक लिपि में, खरोष्टी लिपि और ग्रीक। तो खरोष्टी लिपि बाएं से दाहिने नहीं लिखा जाता था, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 66 2019 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ 66। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर, क्या कहता है? रिलीफ स्कल्पचर मूर्ति शिल्प, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? कंगनहल्ली में, कि सांची में, कि शाहबाजगढ़ी में, कि शाहगौरा में, किसमें है उल्लेख? 4 गो ऑप्शन दिया है। इसमें राजा अशोक यानी रानियों मतलब क्या होता है? रानियों मतलब ही राजा होता है। तो रानियों अशोक किसमें कहा गया है? कंगनहल्ली में, सांची में, कि शाहबाजगढ़ी में, कि शाहगौरा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंगनहल्ली में कहा गया है, कंगनहल्ली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कंगनहल्ली अभिलेख में इसको क्या कहा? शिलालेख में कहा गया है कि रानियों अशोक, राजा अशोक कंगनहल्ली शिलालेख में। फिर नेक्स्ट कहता है इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली के एक उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख है।
जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल है। यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कर्नाटक से। इसके साथ ही यहाँ से चैत्यगृह और अन्य स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। इन स्तूपों पर बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं और सातवाहन राजाओं से संबंधित अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। क्या हुआ? प्रतिमाएं भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कहता है तो रानी अशोक कहाँ से मिलता है? रिलीफ स्कल्पचर उभारदार मूर्ति शिल्प कंगन हल्ली शिलालेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कर इस पर और कुछ दिया हुआ था कि स्थल पर कुल मिलाकर 145 उत्कीर्ण लेखों की प्राप्ति हुई है। कि इसमें तो स्थल पे जो था जिसमें रानी अशोक मिला है, इस लेख में 145 उत्कीर्ण लेखों की प्राप्ति हुई। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण लेख मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित से संबंधित है। और 145 क्या मिला है? तो उत्कीर्ण लेखों की प्राप्ति हुई है, जिसमें रानियों अशोक के रूप में उल्लेखित किया गया है। जबकि सांची, शाहबाजगढ़ी और सोहगौरा आदि स्थलों से भी मौर्य सम्राट अशोक के स्तूप प्राप्त हुए हैं। और इस सांची से भी प्राप्त हुआ है, शाहबाजगढ़ी से भी और सोहगौरा से मौर्य सम्राट के अशोक के ही स्तूप और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जबकि शिलालेख में रानियों अशोक मिलता है, तो किस में मिलता है? वह कंगनहल्ली में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 67 में 2020 में पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ, हाल ही में 1-2-3 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? ये क्या परामर्श दिया से लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपने संप्रदायों को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। इस किस्म निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? तो ये अशोक था जो इस परामर्श दिया कि अगर दूसरा को धार्मिक को अगर आप संप्रदाय के अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करते हैं तो अपने ही संप्रदाय को आप क्या गंभीर रूप से हानि पहुंचाते हैं। तो इसीलिए किसी भी अन्य संप्रदाय को निंदा नहीं करना है। ये कौन किया? तो महान सम्राट अशोक ने ही कहा है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? अशोक। समुद्रगुप्त, बी में है हर्षवर्धन कृष्णदेव राय। समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन कृष्णदेव तो अलग हो गया। तो मौर्य वंश से सब संबंधित कौन है? तो अशोक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौजी कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका व्याख्या कहता है कि दिया गया उदाहरण अशोक के शिलालेख 12 से संबंधित है, जिसमें अशोक ने शिलालेख 12 में इस बात कहा गया है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया है। इसके माध्यम से लोगों को परामर्श दिया है कि अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिसमें शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। प्रथम शिलालेख में पारसी बोली की निंदा की गई है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेट्री फैनथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता कितना मिले थे? 1835 में, लेकिन इतना ईस्वी में कौची हुई थी? खोज हुई थी 1750 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। पहली बार सफलता किसको प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसेप ही ने। ये सब ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अर्माइक ये सब में सबसे पहले, लेकिन इसमें प्राप्ति अशोक के शिलालेख पढ़ने में पहली सफलता प्राप्त किया था तो जेम्स प्रिंसेप ही ने सबसे पहले प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
एकदम प्रीवियस क्वेश्चन, हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाणक्य आईएएस चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 को कथन दिया है, 1, 2, 3, इसमें से कौन सा कथन सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, यानी दंड मिलेगा तो क्या वो दास भी हो सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। यानी स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तो एक तीनों बात सही कह रहा है कि 1 और 2 तीनों बात सही है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों बात सही है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र के मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो इनमें से कौन सही है? तो ये तीनों सही हो जाएगा। इसका व्याख्या कहता है, देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार सभी कथन सही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति जन्म से गुलाम हो सकता है, स्वेच्छा से खुद को बेचकर, युद्ध में कैद होकर या नए दंड के आधार पर हो सकता है। यदि दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को, दासी के बारे में कह रहा है कि यदि दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को यानी पुत्र को जन्म दिया है तो वह बंधन से मुक्ति की हकदार थी। कोई दासी है, वो अगर अपने जब पुत्र को जन्म देता है तो इस बंधन से क्या होता थी, वह मुक्त हो सकती थी। जब एक दास ने अपने स्वामी के बच्चे को पुत्र जन्म दिया तो उसे और उसके बच्चे दोनों को अब दास नहीं माना जाएगा, तो उसे और उसके बच्चे दोनों को अब दास नहीं माना जाएगा। जब स्त्री दास रहती थी, उस स्वामी के बच्चे को जन्म दिया, अपने पुत्र को जन्म दिया, तो उसे और उसके बच्चे दोनों का दास नहीं, अगर स्त्री जन्म दिया बच्चे को तो उसको दास नहीं रहना करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2022 में हाल ही में प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पूछा है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान पर वह स्थान जिस राज्य में है। अशोक का प्रमुख शिलालेख प्रसिद्ध था, तो कौन कौन से राज्य में स्थित है उसके बारे में पूछ रहा है। और उपरोक्त युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कूट दिया हुआ है, केवल एक और 2 दोनों, ऑप्शन सी में 1, 2 तीनों है कि ये सभी मतलब फेमस है। तो देखिए, धौली कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौली शिलालेख उड़ीसा राज्य में, येरगुड्डी आंध्र प्रदेश में, जौगढ़ मध्य प्रदेश में, कालसी कर्नाटक। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से सही हो जाएगा केवल 1 और 2। धौली उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, एकदम सही है। येरगुड्डी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, सही है। जौगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, एक गलत है। कालसी कर्नाटक से, एक गलत है। धौली उड़ीसा से प्राप्त हुआ, येरगुड्डी आंध्र प्रदेश से प्राप्त, जौगढ़ और कालसी मध्य प्रदेश कर्नाटक से प्राप्त नहीं हुआ है। तो धौली उड़ीसा, येरगुड्डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसमें कौन आंसर ऑप्शन होगा? बी द राइट आंसर। 1 और 2 केवल सही है। तो इसका देखिए, दिए गए युग्मों में 1 और 2 सही सुमेलित है। धौली उड़ीसा
धौली शिलालेख ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, जबकि ब्राह्मी लिपि धाम लिखी भी लिखा गया, इसे 1837 में खोजा गया था। इसका और नेक्स्ट थोड़ा सा व्याख्या है, बस इसके बाद क्या मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, संगम काल एवं दक्षिण भारत का इतिहास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन एरगुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित यह ब्राह्मी लिपि क्या कहता है, एरगुडी शिलालेख क्या कहता है कि एरगुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। एरगुडी कहाँ स्थित है और धौली कहाँ था, तो उड़ीसा में था। धौली या धौली था। एरगुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कुर्नूल जिला कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है एरगुडी। यह ब्राह्मणी धाम लिखी में लिखा गया था, या क्या लिखा गया था, तो 1916 में था। यही दोनों सही है, बाकी युग में 3 और 4 सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है क्योंकि जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। जौगढ़ भी कहाँ से, तो उड़ीसा से है, और गंजाम जिले में स्थित है जौगढ़। यह भी ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। इसकी खोज 1850 ईस्वी में हुई थी। कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कालसी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसे भी ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। इसकी खोज कितना हुआ था, तो 1837 ईस्वी में हुआ था। तो एरगुडी कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। धौली उड़ीसा हो जाएगा। जौगढ़ उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा बोलिए, देखिए इसको क्या हो जाएगा, जौगढ़ उड़ीसा में हो जाएगा। शिलालेख जौगढ़ उड़ीसा कहाँ है, शिलालेख है वह उड़ीसा में है, गंजाम जिले में स्थित है। और फिर कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून में, कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून में हो जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना तक देखें, ये पार्ट 2 हो जाएगा। उस वीडियो में उतना ही बन पाया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम संगल काल एवं दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे, जिसमें चोल ईसा विजयालय के बारे में पढ़ना है और हरिहर बुक का ये सब छेदना है। तो संगम काल में हम देखेंगे। तो इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या हम लोग, संगम काल एवं दक्षिण भारत का इतिहास। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।